Good afternoon, class. So, today we are going to study the rest of the topic of the chapter excretory products and their elimination, and today we will going to wind up this chapter. So, in the last class, what have we studied about? So far we have done the second major part of the chapter that is द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कि बॉडी में यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है ये हमने पढ़ लिया हुआ है. विद दैट वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं इसमें, जिसमें नर्वस सिस्टम, ऑटो रेगुलेशन भी है और हार्मोन कंट्रोल जो हमने लास्ट क्लास में किया है कि एडीएच हार्मोन है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है. ये सारे हार्मोन्स मिलके क्या कर रहे हैं बॉडी में जो यूरिन आउटपुट है उसको कंट्रोल में कर रहे हैं. ये सब कुछ हमने कर लिया. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ मिक्ट्यूरेशन. यूरिन फॉर्म हुआ बॉडी में, किडनी में यूरिया फॉर्म हुआ, किडनी लिवर के अंदर यूरिया फॉर्म हुआ, वो यूरिया लिवर ब्लड के थ्रू किडनीज में आया, किडनी से उसे फिल्टर आउट किया, यूरिन फॉर्मेशन की. अब यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाएगा. यूरिन प्रोसेस बॉडी से बाहर निकाला जाएगा एंड द प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज मिक्ट्यूरेशन. मीन्स रिलीज ऑफ यूरिन. बॉडी से यूरिन को क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा. दिस इज़ एक्चुअली अ रिफ्लेक्स एक्शन. जब हम यूरिन को बॉडी से बाहर निकालते हैं इट इज़ एक्चुअली अ मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स जो कि दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल मीन्स ब्रेन से कंट्रोल होता है. ये हमारी मीन्स की मिक्ट्यूरेशन, द एक्सपेलिंग आउट ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज़ नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल. ये हमारे कंट्रोल में ये प्रोसेस नहीं है कि जब हम चाहेंगे वैसे ही हम यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल लेंगे. नो, एक्चुअली इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, यूरिन स्टोर इन द यूराइनरी ब्लैडर. यूरिन कहाँ पे स्टोर होएगा, यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होएगा. अब यूराइनरी ब्लैडर जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर है, जो कि स्ट्रेच रिलैक्स कर सकता है. उसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है और रिलैक्स वो कर सकता है. यूराइनरी ब्लैडर हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स मीन्स जिनको जब एक्टिवेट किया जाएगा तो वो रिस्पॉन्स करेंगे. तो जैसे ही यूराइनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. दीज स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वो रिसेप्टर्स कहाँ पे सिग्नल भेज देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज देंगे सिग्नल्स को. और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज को कहाँ पे भेजेगा, जो मसल्स हैं ब्लैडर की उसके पास. जैसे ही मसल्स के पास मैसेज आएगा तो ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो और कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि यूरिन बॉडी से बाहर निकले. जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा जो यूरेथ्रा है उसके स्पिंटर्स भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, और वो ओपन हो जाएंगे और यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा. एक्चुअल में डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा, दिस इज द यूराइनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर आ गई, यूरिन मिक्ट्यूरेशन होगी. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूराइनरी ब्लैडर को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा. ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ब्लैडर. पहले ये स्ट्रेच हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस इसको मैसेज भेजा. ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे ही तो इसका साइज छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. तो यूरिन जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू होगा. तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स लगी हुई हैं यूरेथ्रा की वो क्या आ जाएंगी, रिलैक्स होंगी, ओपनिंग वाइड हो जाएगी और यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर आना शुरू होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्ट्यूरेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज यूरिन. यूरिन
अब यूरिन एक्चुअली जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, और हमारी बॉडी से बाहर भी आ गया। अब यूरिन है क्या? इट इज़ अ फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड एक्सेस मटेरियल दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। यूरिन एक ऐसा लिक्विड है, ये बहुत जनरलाइज टर्म है, ठीक है, एक ऐसा फ्लूइड है जो किडनीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, हमारी बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं। क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो है वो कितनी होनी चाहिए? मे एक्सक्रीट 1.5 लीटर यूरिन ऑफ यूरिन डेली। एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट मैन जो है वो एक दिन में 1.5 लीटर तक यूरिन फॉर्म कर सकता है। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो ये इसकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है फ्लूइड इनटेक। आप बॉडी में कितना फ्लूइड लेके जा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो सारा दिन तो इतना यूरिन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी फ्लूइड इनटेक पे डिपेंड करेगा। ये इस फ्लूइड ये नहीं कि ज़रूरी हम पानी ही पी रहे हैं, जो फूड खाते हैं उसमें भी फ्लूइड होता है, तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। हमारी डाइट कैसी है? अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्टी, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ठीक है, जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर को बाहर नहीं आने देगा, ठीक है, हमारी बॉडी में उसमें वाटर की कमी कर देगा। लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी, एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, या नहीं हो रही है। द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गर्मियों में ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन नहीं होती है, सर्दियों में यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा जो है वो होती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक एंड लो टेम्परेचर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, एक्सेसिव पी रहे हैं और टेम्परेचर कम है तो उससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगी। सब्सिक्वेंटली सब्सटेंस लाइक टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल इंक्रीज आउटपुट यूनिट। अगर हम चाय ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि हमारे अंदर यूरिन आउटपुट की यूरिन जो आउटपुट है वो इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है यूरिन, पेल येलो, एसिडिक पीएच होता है, ये एसिडिक होता है नेचर में ड्यू टू यूरिया। हाइपरटोनिक, कंसनट्रेटेड होता है। मैमल्स में जो स्पेशल मैमल्स और ह्यूमंस में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। फिर यहाँ पे हमने एक एंजाइम का नेम करना है। When allowed to stand, it smells strongly of ammonia due to bacterial degradation of urea to ammonia. यूरिन अगर हम ओपन प्लेस में यूरिन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आनी शुरू हो जाती है वहाँ से। तो एक्चुअली क्या होता है कि ओपन में जो यूरिन होता है उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और जो यूरिया है उसको वापस अमोनिया में डिग्रेड करना शुरू कर देता है। तो वो जो स्मेल होती है वो अमोनिया की एक्चुअली होती है। जो कलर होता है, पेल कलर ऑफ द यूरिन, वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट होता है इसमें, यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है। यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका येलो कलर होता है। केमिकल कंपोजिशन में जस्ट आपने ये नेम्स याद करने हैं, ये इनकी अमाउंट याद नहीं करनी है आपने, बस ये नेम्स आपकी याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज अब नॉर्मल यूरिन। एक हमने नॉर्मल यूरिन के बारे में अभी पढ़ लिया है। अब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं यूरिन के रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन यूरिया। इसके अंदर क्या है कि यूरिन के अंदर बहुत सारे एल्ब्यूमिन और सीरम प्रोटीन होंगे। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन और सीरम प्रोटीन्स। ये किडनीज क्या करेंगे, उसे फिल्टर आउट कर देंगे और हमारे यूरिन में हो जाएगा, ये आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलाई और नेफ्रेटिस्ट, आगे हम कंडीशंस करेंगे, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। प्रोटोयूरिया, इसमें प्रोटीन्स आएंगे यूरिन में बहुत ज़्यादा। ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज होगी, जिसको हमें डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, हमने पीछे ऑलरेडी कर लिया हुआ है। कीटोयूरिया, इसमें क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ होंगी हमारी बॉडी के अंदर। कीटोन बॉडीज़ जो हैं, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज एज अ एनर्जी सोर्स कम प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, कीटोन बॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। वही कीटोन बॉडीज़ एक्सेस में जब यूरिन में आती है तो उसको बोलते हैं कंडीशन कीटोनूरिया।
हेमेटोयूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, तो ब्लड आएगा यूरिन के साथ। हेल्बी हीमोग्लोबिनोयूरिया, ग्लोबिनोयूरिया मीन्स फ्री हीमोग्लोबिन होगा यूरिन के अंदर। यूरेमिया, यूरिया एक्सेस अमाउंट में यूरिन में प्रेजेंट होगा। पायूरिया मीन्स पस सेल्स और वाइट डब्ल्यूबीसीज, पस वाइट डिस्चार्ज होगा यूरिन के साथ। जॉन्डिस्ड, इसमें यूरिन के अंदर पिगमेंट्स होते हैं लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्जिन, ये दोनों पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव येलो कलर होगा यूरिन का, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। So there are 5 disorders which we have to study. So first is uremia. यूरेमिया हमने अभी कंडीशन पढ़ी है कि इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजन वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया प्रेजेंट होगा। क्यों ज़्यादा प्रेजेंट होगा, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट अगर हम खाएं तब भी ज़्यादा होगा, तो बहुत सारे इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। और अकेला यूरिया नहीं होगा, बहुत सारे और भी जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो हो सकते हैं। किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर इज़ अ कंडीशन वेयर किडनी इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, जो उसकी नॉर्मल प्रॉपरिंग फंक्शनिंग है वो नहीं हो रही है, ठीक है। इसके भी बहुत ज़्यादा रीज़न है, हमारी डाइट पे डिपेंड कर सकता है, स्ट्रेस कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है। तो किडनी की फंक्शनिंग बहुत सारे फीचर्स पे, मतलब कि चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी। किडनी स्टोन्स, एक्चुअल में क्या होता है किडनी स्टोन्स, ये बहुत नॉर्मल डिसऑर्डर है जो कि होता है कि किडनीज के अंदर जो ऑक्सलेट है, सॉल्ट ऑक्सलेट्स जो होते हैं, उनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाता है। और जैसे ये क्रिस्टलाइज होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये छोटा क्रिस्टल बना, ओवर द टाइम बहुत सारे क्रिस्टल्स आपस में मिलके एक बड़े क्रिस्टल को फॉर्म कर देते हैं, जिसकी अपीयरेंस और टेक्सचर स्टोन जैसा, पत्थर जैसे होता है वैसे होता है, और उसको बोलते हैं हम किडनी स्टोन। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपने आप किडनी से बाहर निकल जाएगा या फिर इसकी मतलब कि सर्जरी भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ये साइज़ का हो गया तो इसे किडनी से निकालने के लिए सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसके नुकसान क्या है, ये जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा ब्लॉकेज करेगा, यूरिन बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, बैक में पेन होती है। और इसके साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये बॉडी से अपने आप बाहर निकलेगा या सर्जरी करनी पड़ेगी। अपने आप कैसे बाहर निकलता है, अगर इसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये यूरिन के साथ अपने आप आएगा बाहर। कैसे, हमें बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें पीनी पड़ेंगी, लाइक कार्बोनेटेड वाटर जो होता है वो पीते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये क्रिस्टल्स जो हैं वो एसिड क्या कर देगा, इनको तोड़ना शुरू कर देगा, तो उसका साइज़ और छोटा होता जाएगा और अपने आप यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज पाइलोनेफ्राइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये दोनों कंडीशन, नेफ्राइटिस की जो कंडीशंस है इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट अ स्वेलिंग, ये पहले मुझे आपको बताना है कि जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है ये स्वेलिंग से अलग होती है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में नेचुरल मैकेनिज्म होता है। जब भी कोई बैक्टीरियल या किसी तरह की इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस करती है उसको ठीक करने के लिए। तो पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है रीनल, पेल्विस और इंटरस्टिशियल टिश्यू की, जो किडनी के अंदर होते हैं। इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। सिम्टम्स क्या हैं, इसकी बैक पेन होती है बहुत ज़्यादा, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा बार यूरिन आएगा और विद पेन। जब भी यूरिन करेंगे तो उसमें पेन होगी बहुत ज़्यादा। सेम वे में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलाई जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाएगा। ये इसके जो कॉज हैं वो थोड़ी अलग हैं। इसमें ड्रग रिएक्शन भी हो सकती है कि हमने कोई दवाई खाई और उसकी रिएक्शन हो गया, प्लस बैक्टीरियल का जो एंटीटॉक्सिन है वो इसका कॉज हो सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। So these are the 5 disorders of the kidney.
नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल किडनी, कि हमने जो आर्टिफिशियल किडनी का नेम सुना होगा कि जब नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो हमारी उस केस में क्या होगा कि कुछ इंटरवल एक वीक के अंदर अंदर हमारा जो पूरा खून है वो हमें साफ़ करवाना पड़ता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम जो नेम है वो देते हैं डायलेसर, होम्योडायलेसर नेम भी उसको बोला जाता है। अब इसका ये भी बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को ये हुआ होता है कि किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाती है। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी एक किडनी पे सर्वाइव कर सकती है, लेकिन किडनी दोनों की दोनों ही ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी बिल्कुल भी फंक्शनिंग नहीं हो रह जाती, और हमें इस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो ब्लड को साफ़ करवाना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, इस टेक्निक का, इट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस एंड सेपरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लार्जर कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सोल्यूशन इनटू अनदर व्हेन दे आर सेपरेटेड। इसमें बस बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल से अलग कर देना। कैसे, जब एक सोल्यूशन से वो पास किए जाते हैं दूसरे में। अभी इसको हम समझेंगे कैसे होता है। तो ब्लड को क्या किया जाता है, दिस इज द फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि ब्लड जो है उसे आर्टरी से लिया जाता है, आर्टरी के थ्रू पूरा पूरा ब्लड जो है बॉडी का वो निकाल के उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ठंडा किया जाता है। अब जैसे ही हमें पता है कि बॉडी से ब्लड बाहर आएगा तो वो कोएगुलेट जमना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर एक एंटी कोएगुलेंट मिक्स कर दिया जाता है, हेपरिन, एंटी कोएगुलेंट हेपरिन मिक्स कर दिया जाता है। जब उस मिक्सचर को पास किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन से पास किया जाता है उस ब्लड को। तो जैसे ही मेम्ब्रेन से पास किया जाएगा तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो जाएंगे, बट लार्जर मॉलिक्यूल्स जो वो नहीं पास कर पाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल यूरिया, यूरिक एसिड, वेस्ट मटेरियल होगा, उनको बाहर ही निकाल दिया जाएगा, बट लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्लड में ही रहेंगे, जैसे प्रोटीन, बॉडी सेल्स। फिर इस प्यूरिफाइड ब्लड को हम, क्योंकि हमने इसके अंदर हेपरिन डाला है एंटीकोएगुलेंट, तो हम ऐसे ही उसको नहीं डाल सकते, हम हेपरिन का एंटी हेपरिन डालते हैं, एंटी हेपरिन, और बाद में वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो कहाँ पे हम डाल देते हैं, वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर ही वापस डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे एक हमने बात जाननी है कि सेमी परमिएबल जो सेलोफेन ट्यूब है उसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि कोई भी मॉलिक्यूल जो है ऑस्मोलिटी जो है वो मतलब कि बनी रहे। कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखेंगे तो वाटर बाहर आ जाएगा, ओ सॉरी वाटर अंदर चला जाएगा, और अगर हम हाइपरटोनिक रखें तो वाटर वाटर जो है उसकी मूवमेंट हो सकती है हाइपो और हाइपरटोनिक में। तो इसलिए हम आइसोटोनिक सोल्यूशन रखते हैं कि कोई मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स अंदर ना चले जाएं जो रिक्वायर्ड नहीं है और बाहर आ जाए जिसकी ज़रूरत है। तो हम आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसकी ऑस्मोलिटी ब्लड के इक्वली रहती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द डायलिसिस प्रोसेस वर्क्स, और ये आपने आपकी बुक में डायग्राम भी गिवन दी गई है, ठीक है। सो दिस इज़, यहाँ से ब्लड दिया जा रहा है, ये डायलिसिंग सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट यहाँ में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। वैसे भी हमें ये डायग्राम करनी नहीं है, जस्ट डायग्राम देखनी है हमें कि ये कैसे प्रोसेस हो रही है। ऐसे ब्लड को निकाला जाता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया जाता है विद आइसोटोनिक सोल्यूशन, यहाँ पे फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन बोला गया है, ठीक है। और उसी के बेस पे सारी की सारी फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है, और जैसे फिल्ट्रेशन होती है तो ब्लड वापस वेन के थ्रू बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। हमने किडनी का रोल तो पढ़ लिया, लेकिन और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है स्किन, सेकंड लंग्स, थर्ड लिवर, एंड लास्ट कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन।
स्किन क्या करती है, इसमें दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड स्पीशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बाहर निकलती हैं। तो स्वेट सर्व टू एक्सक्रीट वाटर, एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट बॉडी से बाहर निकलता है। ट्रेस ऑफ लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड, यूरिया एंड ग्लूकोज। सिर्फ वाटर ही बाहर नहीं निकलता है, स्वेट के अंदर लैक्टिक एसिड भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, अमीनो एसिड्स भी बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं, यूरिया एंड ग्लूकोज भी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो स्वेट होता है। सेबेशियस ग्लैंड, सीबम, जो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना हमारे कानों के अंदर, जो वैक्स प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है सीबम। इसमें एलिमिनेशन होती है वैक्सेस की, ये भी हमारी बॉडी में बनते हैं। जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर किया था तो उसके अंदर हमने वैक्सेस पढ़ी थी। वैक्सेस, स्टिरोल, फैटी एसिड एंड सर्टन हाइड्रोकार्बन्स। लंग्स हमें पता है किसको बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। लिवर इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर बाहर निकालता है। बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्दिन। इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ड्रग्स एंड विटामिन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिवर बाहर निकाल रहा है। कोलन, द एपिथेलियल सेल ऑफ कोलन रिमूव सर्टन सॉल्ट लाइक कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम ब्लड एंड दे एलिमिनेट विद द फीसिस। कोलन के थ्रू कुछ सॉल्ट्स होते हैं लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, वो ब्लड से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और ये किसके थ्रू बाहर निकलते हैं, फीसिस की फॉर्म में। सेम लिवर भी जितने भी अपने प्रोडक्ट्स होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने सारे भेज देता है और वहाँ से वो फीसिस की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, फीसिस के साथ ही बाहर निकलते हैं। सो दीज आर द ऑर्गन्स अदर देन किडनी इन द एक्सक्रीशन। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस आपको जो है वो क्लास वर्क मींस जो आपको आएंगे आज के लिए क्वेश्चंस, वो आपको ग्रुप में ही सेंड कर दिए जाएंगे, वीडियो के अंदर नहीं है, ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए जाएंगे। और आपने सारे प्रॉपर नोट्स यहाँ पे जितने भी बनाए गए मैंने प्रॉपर नोट्स सारे अपनी क्लास को कॉपी भी आपने बना के रखने हैं। थैंक यू।